नमस्कार, स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। चुनाव प्रचार तेजी पर है और जिस हिसाब से बयानबाजी चल रही है, लगता है कि सारे लिमिट क्रॉस हो रहे हैं, झूठ बोलने की इंतहा है और चोरी और सीनाजोरी ये जुमला सभी राजनीतिक खासकर भाजपा वाले तमाम नेताओं पे लागू होता है, क्योंकि जिस हिसाब से विभिन्न जगहों पे बातचीत चल रही है, नेताओं के वक्तव्य है, फिर चाहे उसमें स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो या राजनाथ सिंह जी हो, कुल मिलाकर हर फील्ड पे युद्ध चल रहा है। बीजेपी फॉर इंडिया ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, अब मिलकर मोदी के खिलाफ हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। ये ट्वीट की मुझे लगता है कि बेशरमपना की इंतहा है। ये जो आरोप विपक्ष पे लगा रही है बीजेपी, इसका कई बार पर्दाफाश हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद तो सब हमाम में नंगे हो गए। वो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जो एक दूसरे से लड़ते थे, अब मिलकर मोदी के खिलाफ हो गए हैं। भ्रष्टाचारी विरोधी पार्टियों में बचे कहाँ हैं? जितने भ्रष्टाचारी विरोधी पार्टियों में थे, वो झाड़ू लगा के बीजेपी ने अपने संग ले लिए। देश के टॉप मोस्ट भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के साथ है। हाँ, जो विपक्ष के नेता बीजेपी को तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें जबरन भ्रष्टाचारी बताने का प्रयास भाजपा कर रही है, ये भी उतना सही है। खासकर संजय सिंह की रिहाई के समय, खासकर जो उनको बेल मिली, उसमें जो कोर्ट ने जिस हिसाब से वक्तव्य दिया और कोर्ट ने जिस हिसाब से लताड़ा ईडी को कि 6 महीने हो गए, आप एक लाइन का इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी को भी मात्र किसी के वक्तव्य पे या स्टेटमेंट पे या एफिडेविट पे इतने दिन जेल में नहीं रख सकते। ये इस बात का द्योतक है कि एजेंसियों के पास कुछ नहीं होता, ठन-ठन गोपाला है। लेकिन बार-बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत बड़े आरोप है, देश हित में है, करके सिलेक्टेड लोगों को लगातार जेल में ठूसा जा रहा है। और जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं, उन्हें सज़ा तो नहीं हो रही है और जिन्हें भ्रष्टाचारी कह के चुनाव जीता, जिन्हें भ्रष्टाचारी कह के 2014 से 2019 के चुनाव में, राज्यों के विभिन्न चुनाव में लगातार हमलावर हुई बीजेपी, वही तमाम भ्रष्ट लोग आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो ये देश को देखना है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसी। दूसरा एक नारा है कि हम विकास करते हैं, लेकिन विकास से भी बड़ा एक परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अब परिवारवाद पे तो मैं आऊँगा, उसके पहले जब वो विकास की बात करते हैं, तो जो प्रिंस ऑफ बिहार पॉलिटिक्स मैं जिसे कहता हूँ, वो तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने भी कई सवाल पूछे। जुलाई में ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही थी। उसके उसका विरोध करते हुए उन्होंने कुछ सवाल पूछे। वो कहते हैं कि 10 वर्षों में जुमई में कितने कारखाने लगवाए? 10 वर्षों में केंद्र ने कितना निवेश आया? 10 वर्षों में जुमई में कौन-सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया? 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने जुमई में कितने युवाओं को नौकरी दी? 10 वर्ष में 2 बार 2014 और 2019 में लोकसभा प्रचार के अलावा आप जुमई में कब विकास कार्य के लिए आए? ऐसे तमाम ट्वीट और उसके जवाब प्रधानमंत्री को सवाल पूछ रहे हैं, जवाब प्रधानमंत्री जी से आता नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे आदी है, जब भी इंटरव्यू देते हैं तो वो अपने से भी बड़े सेलिब्रिटी को सामने बिठा के इंटरव्यू देते हैं और फिर विश्व की समस्या आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, इस पे बात करते हैं। जुबाई के विकास वगैरह तो ये 2 चुनावी जुमले हैं। चुनाव के समय आते हैं, जैसे बरसाती मेंढक आते हैं, वैसे चुनाव के समय नेता आते, हर क्षेत्र से अपना नाता जोड़ते और वहाँ के लोगों को बताने का प्रयास करते। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवारवाद का जो जुमला है, वो जब वो बिहार जाते हैं, तो फिर लालू के परिवार को परिवारवाद कहते हैं। जब वो बंगाल जाते हैं, तो भतीजे के लिए काम हो रहा है ये कहते हैं। जब वो महाराष्ट्र जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे को परिवारवाद, पूरे देश में कांग्रेस को परिवारवाद और जब वो तमिलनाडु में जाते हैं,
तो फिर डीएमके के परिवारवाद के को लेकर लगातार हमलावर होते हैं। लेकिन यदि मैं बिहार की बात करूँ, क्योंकि अभी बिहार में बहुत बड़ा घमासान और बिहार को लेके ही बहुत वक्तव्य आ रहे हैं। बिहार में अ, लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद है बिल्कुल। सामने नीतीश कुमार है जहाँ परिवारवाद नहीं। लेकिन एक कुनबा इनके साथ और है पासवान का, वो पूरा परिवारवाद से पूरा है, उस पे वो बात नहीं करते। लेकिन यदि मैं सीट वाइज़ बताऊँ, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा सामने मिलेगा और वो डाटा मैं आपके सामने बताता हूँ, तो फिर आप बता दीजिएगा परिवारवाद वाक़ई किस पार्टी में नहीं है और भाजपा परिवारवाद पे हमलावर है, तो भाजपा इसका जवाब क्या देगा? जुमई में अरुण भारती उम्मीदवार है, पूर्व एमएलसी ज्योति पासवान के सुपुत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विलास पासवान के दामाद है और एलजेपीआर में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीजा है। मतलब जो अभी पासवान प्रिंस हैं, उनके वो जीजा है। दूसरी सीट औरंगाबाद, सुशील कुमार सिंह, पूर्व एमपी नरेश नरेश सिंह के बेटे हैं। ये भी परिवारवाद है। गया, पूर्व सीएम जीताराम मांझी व मंत्री एमएलसी संतोष सुमन के पिता तथा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएलए जो ज्योति देवी है, वो सास है, ये समधी गया से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका तो इतना बड़ा नेटवर्क है। देखिए मांझी, पूर्व सीएम जीताराम मांझी, मंत्री एमएलसी संतोष सुमन के पिता तथा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एमएलए है ज्योति देवी, उनके समधी, ये चुनाव लड़ रहे हैं इतने परिवारों से जुड़ते हुए। नवादा से विवेक ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद, एमएलए, पूर्व एमएलए और मंत्री ठाकुर प्रसाद के बेटे। सासाराम, शिवेश राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नीलाल के बेटे। हाजीपुर से चिराग पासवान स्वयं, रामविलास पासवान के बेटे, पासवान कुनबे के हेड। समस्तीपुर, शंभवी चौधरी, मंत्री एमएलसी अशोक चौधरी की बेटी और पूर्व मंत्री एमएलए स्वर्गीय महावीर चौधरी जी की पौत्री। महावीर चौधरी जी बहुत पुराने कांग्रेसी थे और लंबा समय तक वो बिहार के राजनीति में रहे, एमएलए रहे। अब उनकी पोती जो है, पौत्री, ये समस्तीपुर से है। इसको भी आप परिवारवाद में न माने क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। शिवहर, लवली आनंद, पूर्व एमपी की पत्नी तथा वर्तमान एमएलए की मम्मी, यानी लवली आनंद के पति पूर्व सांसद रहे हैं और उनके बेटे भी एमएलए है। पूरा कुनबई राजनीति, यह परिवारवाद नहीं। वाल्मीकि नगर, सुनील कुमार, एमपी पूर्व मंत्री एक्स एमपी वैद्यनाथ महतो के बेटे हैं। पश्चिम चंपारण, संजय जायसवाल, पूर्व एमपी मदन जायसवाल के बेटे। मधुबनी, अशोक यादव, पूर्व मंत्री और एक्स सांसद, पूर्व सांसद हुकुमदेव यादव के बेटे। वैशाली से मीना देवी, जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी, या तो किसी की पत्नी या किसी का बेटा, किसी का समधी। ये तमाम जो कुनबा है, 13 सीटें हैं एनडीए गठबंधन में, जो पूर्ण रूप से परिवारवाद का बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद भी लालू के परिवारवाद पर, ममता के परिवारवाद पर, कांग्रेस के परिवारवाद पर, स्टैलिन के परिवारवाद पर बोलते थकते नहीं। ये जिन्हें बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते थे, लेकिन फिर शादी होते होते टूट गई। उस ओडिशा में बीजेडी ये परिवारवाद से पार्टी नहीं है क्या? सालों सत्ता में रहे एनडीए गठबंधन के सबसे पुराने साथी अकाली दल और शिवसेना, क्या ये परिवारवाद के द्योतक नहीं है क्या? यदि हर राज्य का डाटा निकालूं तो हर राज्य में बीजेपी का परिवारवाद पूर्ण रूप से भरा हुआ है। लेकिन फिर
अमित शाह के बेटे जब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में ऊंचे पद पे जाते हैं, तो वो उनकी क्रिकेट की जानकारी और क्रिकेट में महारत हासिल होने की वजह से बोला जाता है। पंकज सिंह जब एमएलए लड़ते हैं राजनाथ के बेटे, तो वो काबिलियत है, वो बहुत अच्छे वर्कर है, चुनाव लड़ सकते हैं। आकाश विजयवर्गीय जिन्होंने राजनीतिक अरब भी नहीं जाना, वो तुरंत विधायक का चुनाव लड़ते हैं और बैट से फिर अधिकारियों को मारना शुरू कर देते हैं। वो भी इसलिए कि वो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे बीजेपी के। बीजेपी में जब भी परिवारवाद होता है, वो कर्मठ कार्यकर्ता है। लेकिन यदि यही परिवारवाद विपक्ष में है, तो फिर ये परिवार के लिए देश की लूट है। ये जो लुटाए जा रहे हैं, ये किसके लिए, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी जवाब देने के आदी नहीं, अमित शाह जवाब देना ठीक नहीं समझते, राजनाथ सिंह और नड्डा जी के पास जवाब होगा ही नहीं तो क्या देंगे, क्योंकि वो स्वयं एक प्रश्न बने हुए हैं। विकास की धज्जियां उड़ रही है जब लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब आपके पास कुछ नहीं, तो लगातार केजरीवाल जी को अंदर कर किया, सोरेन को अंदर किया, और इसको जेल में डालने के बारे में जो विपक्ष ललकार रहा है, उसे ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए सब एक साथ आ गए। एक साथ सब लड़ रहे थे, अब सब खिलाफ-खिलाफ हो गए। जब खिलाफ थे, तो अब एक क्यों हो गए? जैसा प्रश्न इंडिया गठबंधन को लेके बार-बार मोदी जी या बीजेपी पूछती है, ये अलग-अलग थे, एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, अब क्यों एक हो गए? तो फिर एनडीए कुनबे में ऐसे कई लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को न जाने क्या-क्या बोलते थे। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगातार फ्रंट खोलते थे। वो आज इकट्ठा क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का प्रकोप दिखाकर, क्या इन तमाम लोगों को आपने जबरिया इकट्ठा किया है? क्या एनडीए गठबंधन में जबरदस्ती लोग रखे गए हैं? सवाल ये भी है, क्योंकि एक भी, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे अ, एकनाथ शिंदे हो, इन लोगों ने मोदी जी को लेके व्यक्तिगत जो तंज कसे हैं, वो सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएँगे। पूरे एक चुनाव में महाराष्ट्र का दौरा कर नरेंद्र मोदी को सबसे झूठा कहने वाले राज ठाकरे को अब बुके देना क्यों ज़रूरी हो जाता है? मरूँगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊँगा। इतने बीजेपी से नफ़रत करने वाले नीतीश कुमार अब आपको क्यों चाहिए? रामविलास पासवान के बेटे को डंप कर दिया, उसका घर खाली करवा दिया। आज वो आपको क्यों चाहिए? सवाल यही है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार बीजेपी को सिर्फ विपक्ष में दिखता है। खुद के पार्टी में या खुद के गठबंधन में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें एनडीए गठबंधन के प्रवेशद्वार में घुसते से ही सदाचारी और राष्ट्र प्रेमी का टैग मिलता है। जितने व्यभिचारी हैं, वो भी राष्ट्र प्रेमी और विकास के द्योतक हो जाते हैं। जितने परिवारवाद वाले हैं, वो कर्मठ कार्यकर्ता हो जाते हैं। ये दोहरा चरित्र बीजेपी का फिर सामने आया। ये तो लिस्ट बिहार की थी, बाकी राज्यों की भी लिस्ट धीरे-धीरे आपके सामने आते जाएँगे। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजन जी का यूट्यूब चैनल।